दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल श्रुतिकोश में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट से जुड़े हुए एक टॉपिक की, जो कि पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। तो रीट के अंदर आपके संविधान का पार्ट दिया हुआ है। तो आइए हम बात कर लेते हैं संविधान की। संविधान का निर्माण कैसे हुआ इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों संविधान के निर्माण की बात करें उससे पहले हम ये देख लें कि आखिर ये शब्द जो संविधान है इसका अर्थ क्या है। दोस्तों नियमों व कानूनों का समूह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था का व्यवस्थित और कुशल रूप से संचालन हो सके, तो ऐसे नियमों का जो समूह है वही संविधान है। तो संविधान आप जानते हैं कि सामान्यतः दो प्रकार के संविधान होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान अमेरिका, भारत, ये जो देश हैं इनके संविधान लिखित संविधान है, जबकि अलिखित संविधानों में ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। दोस्तों अगर हम प्रथम देश की बात करें जिसका कि लिखित संविधान बना है, तो विश्व का प्रथम देश जिसका लिखित संविधान बना है वो है यूएसए, और 1787 में इसका संविधान निर्माण हो चुका था। ऐसे ही एशिया के अगर पहले देश की हम बात करें तो एशिया का पहला देश जिसने अपना संविधान लिखा था वो था जापान। हाल ही में सबसे नवीनतम जो संविधान है वो नेपाल का है दोस्तों, जिन्होंने अपना संविधान निर्मित कर लिया है। दोस्तों आइए अब हम संविधान सभा की बात करते हैं। दोस्तों संविधान निर्माण हेतु जो प्रतिनिधियों की सभा है वही संविधान सभा कहलाती है। संविधान निर्माण हेतु गठित या निर्वाचित या मनोनीत प्रतिनिधियों की सभा को ही संविधान सभा कहते हैं। दोस्तों भारत में संविधान निर्माण के लिए किस प्रकार प्रयास किए गए उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्वराज्य विधेयक की 1898, तो दोस्तों इस स्वराज विधेयक के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की बात की थी। तो स्वराज विधेयक के अंदर पहली बार संविधान सभा की बात किसने की दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने की। और उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे, तो भारतवासियों के द्वारा तैयार किया जाएगा भारतीय संविधान, ये कहा 1922 में महात्मा गांधी ने। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928, इसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। इसमें अखिल भारतीय संघ की बात कही गई थी। दोस्तों दो प्रमुखतया इसमें मुद्दे उठाए गए। पहला कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की जाए, और दूसरी उन्होंने जो बात कही वो कही कि नागरिकों के लिए 19 मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वो भी यहाँ पर किया गया। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, तो नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन 1929। दोस्तों इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें प्रस्ताव लाया गया था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए, और इसीलिए प्रथम पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उसके बाद 1934 की हम बात करते हैं। दोस्तों 1934 में एमएन राय ने पहली बार व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों से संविधान सभा की बात कही थी। और अगर हम बात करें तो संविधान सभा के वैचारिक जनक भी जो थे वो एमएन राय को ही माना जाता है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। दोस्तों 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 22 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में ये दिवस मनाया। अब बात करते हैं दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। इस प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेज सरकार ने ये कहा कि यदि भारतीय युद्ध में हमारा साथ देते हैं तो जल्द ही भारतीयों के लिए संविधान सभा के चुनाव करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहली बार जो थे अगस्त प्रस्ताव के अंदर पहली बार ये अंग्रेज सरकार के द्वारा मान लिया गया था कि भारतीय हैं वो अपने संविधान का जो चुनाव है वो स्वयं करेंगे और इसके चुनाव जो है वो करवा दिए जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रस्ताव की, जो कि 1942 का है।
दोस्तों 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत आए और इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। और इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय संविधान के चुनाव जो है वो करवा दिए जाएंगे। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग ये थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हैं। दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक। तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। दोस्तों 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया और मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रधान थे और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी थे। यही कैबिनेट मिशन कहा जाता है और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के चुनाव कराना था। दोस्तों 24 मार्च 1946 को ये मिशन दिल्ली पहुंचा और प्रमुख राजनीतिक दलों एवं वर्गों से भेंट के लिए मिशन ने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया और प्रयास किया कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच कोई जो है समझदारी निर्मित हो जाए, आपस में बातचीत हो जाए, लेकिन इस प्रयास में ये विफल रहे। फिर कैबिनेट मिशन ने ये निर्णय लिया कि ऐसे तात्कालिक प्रबंध किए जाने चाहिए जिससे भारत के भावी संविधान पर भारतीय निर्णय ले सके। इसी क्रम में मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना जो है प्रस्तुत कर दी। दोस्तों ये जो योजना थी, बात कर लेते हैं हम इसकी यहाँ पर। ये योजना 2 भागों में थी। पहली संघीय व्यवस्था के रूप में थी और दूसरी संविधान सभा संबंधी सिफारिशों के रूप में। कैबिनेट मिशन ने संघात्मक व्यवस्था प्रस्ताव में ये बात रखी कि प्रांतों को पूरी स्वायत्तता होगी। संघ सरकार के पास केवल विदेश संबंध, प्रतिरक्षा और संचार और इनके संचालन के लिए वित्त पोषण का अधिकार होगा और बाकी जो विषय हैं वो प्रांतों और रियासतों के पास रहेंगे। और संघ में एक कार्यपालिका होगी और एक विधायिका होगी जिसमें प्रांतों के अतिरिक्त देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं पर संविधान सभा संबंधी सिफारिशों के अंदर मिशन ने कहा कि प्रांतीय विधानसभाओं का संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। इन्होंने जो सिफारिशें रखी उसके अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 296 जो हैं वो ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। इनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य जो है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। ये जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं दोस्तों वो है अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। आप इसे याद कर सकते हैं ABCD। तो A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। फिर 93 जो सदस्य हैं वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे, ये इन्होंने सिफारिश की। उसके बाद दूसरी सिफारिश में थी कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे गए सदस्यों की संख्या उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाएगी और ये जनसंख्या कितनी होगी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये इन्होंने बात की। उसके बाद इन्होंने कहा, तीसरी जो इन्होंने सिफारिश की, महत्वपूर्ण सिफारिश हुई, ये कहा कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को उस प्रांत के प्रमुख संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में पुनः बांटा जाएगा। और इस उद्देश्य के लिए कैबिनेट मिशन में भारत में 3 संप्रदायों को मान्यता दी। कौन कौन से 3 संप्रदाय? ये थे सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिखों को केवल पंजाब के लिए यहाँ पर निर्वाचित किए जाने की बात की गई थी। सामान्य में उन सभी समुदायों को शामिल किया गया था जो मुस्लिम या सिख नहीं थे। और इस प्रकार के संविधान में प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो वहाँ पर बंटवारा कर दिया गया। आप जानते हैं उस समय मद्रास, मुंबई, यूपी, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, ये जो प्रांत थे ग्रुप ए के जो प्रांत हुआ करते थे। और ग्रुप बी के अंदर उस समय पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध के प्रांत थे। और ग्रुप सी के अंदर जो थे वो असम, बंगाल जो थे वो ग्रुप सी के प्रांत थे। तो इस प्रकार प्रांतों की सीटों के लिए
ये कार्य किया गया, तो मतदाताओं को 3 वर्गों के अंदर इसमें बांट दिया गया। नेक्स्ट इसके अंदर जो सिफारिश दी गई वो ये कहा गया कि विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने जाएंगे और इस चुनाव में एक संप्रदाय के निर्वाचक केवल अपने प्रतिनिधियों का ही चुनाव करेंगे, किसी अन्य का नहीं। और नेक्स्ट इन्होंने साथ में कह दिया कि चीफ कमिश्नरियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ग्रुप ए में दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा एवं कुर्ग के एक सदस्य, ब्रिटिश बलूचिस्तान का एक सदस्य ग्रुप बी में शामिल होगा और देशी रियासतों से आने वाले सदस्यों को मनोनयन के आधार पर संविधान सभा के अंदर लिया जाएगा। तो देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देते हुए उनके लिए कुल 93 सीटों का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। और ये जो चुनाव थे वो आम नागरिक की दृष्टि से तो अप्रत्यक्ष थे, परंतु प्रतिनिधियों की दृष्टि से ये प्रत्यक्ष था। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक के बाद सदस्य ये उपयुक्ता अनुसार 3 ग्रुपों में विभाजित यहाँ पर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा, तथा पहले प्रांत के संविधान का निर्माण करेंगे और ज़रूरत हुई तो ग्रुप के संविधान का निर्माण करेंगे और इसके बाद वह पुनः एक साथ होकर संघ के संविधान का निर्माण करेंगे। ये कैबिनेट मिशन के द्वारा सिफारिशें यहाँ पर की गई। और ये जो दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा सिफारिशें की गई थी, ये सिफारिशों के रूप में नहीं बल्कि एक पंचाट के द्वारा जो निर्णय था वो जारी किया गया था, जिसे स्वीकार करने की दशा में ही सत्ता का हस्तांतरण किया जाना था, अन्यथा नहीं। तो मुस्लिम लीग के लिए भी ये एक तरह से अनुकूलित दशा थी, इसलिए 6 जून 1946 को उसने इस योजना को स्वीकार कर लिया और 25 जून 1946 को कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन योजना को अपनी स्वीकृति दे दी। तो अब हुई चुनाव की बारी। तो चुनाव जुलाई 1946 में इनके संपन्न हुए, लेकिन उससे पूर्व 29 जून को लॉर्ड बेबल ने काम चलाऊ सरकार की यहाँ पे घोषणा कर दी, जिसके आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो जुलाई 1946 में प्रांतों के लिए जो निर्धारित 296 सदस्य थे उनके लिए चुनाव हुए और इसके अंदर कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1 सीट मिली, इसके अलावा यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1 सीट मिली, कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट मिली, अछूत जाति संघ को 1 सीट मिली, सिख 1 सीट मिली, कम्युनिस्ट 1 सीट मिली और निर्दलीय 8 सीट मिली। इस तरह से कुल 296 जो सीटें थी उनका बंटवारा यहाँ पर हो गया। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है कि अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यहाँ पर मनाया गया था। यहाँ पर हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था यहाँ पर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में हमने काफ़ी हद तक परीक्षा की दृष्टि से चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। इसके आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हिंदी साहित्य के लिए हमारे चैनल बातें साहित्य को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अब तक अगर आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रीड से जुड़े हुए टॉपिक आपको मिलते जाएं और आपकी सफलता सुनिश्चित हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।